तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी है और कंपनी का यूएस और यूरोप दोनों ही मार्केट में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। काफ़ी अच्छी लीडिंग पोजीशन कंपनी इन दोनों जो है इंटरनेशनल लोकेशन पे होल्ड करती है। उसके साथ साथ कंपनी इंडिया की भी टॉप 5 कंपनी में से एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कंपनी के साथ हमें जाना है या नहीं जाना है। तो हम बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, तो कंपनी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। उसके अलावा कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाती है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही। उसके अलावा बात करें तो उससे रिलेटेड सर्विसेज भी बहुत सारी हैं जो कंपनी देती है। एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। कंपनी कॉन्सेप्शन से लेके कॉमर्शलाइजेशन तक का सारा काम अपने क्लाइंट्स को करके देती है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की लीडरशिप पोजीशन की, तो जैसे हमने बात की इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से एक है। साथ हम बात करें यूएस के अंदर, तो यूएस की सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है डिपेंडिंग ऑन आरएक्स डिस्पेंस, यानी कि आरएक्स डिस्पेंस के हिसाब से यूएस की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। और साथ साथ यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी 11 कंट्रीज में से 7 कंट्री के अंदर कंपनी टॉप 10 फार्मा कंपनी में से एक आती है। तो काफी अच्छा ग्लोबल बिजनेस कंपनी का है। इसके बात करें कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की, तो कंपनी मेनली 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। एक है फॉर्मुलेशन और दूसरा है एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और हम पहले बात करें फॉर्मुलेशंस की, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। यहां से कंपनी को 85% रेवेन्यू आता है फॉर्मुलेशंस के अंदर, फॉर्मुलेशन के साथ में। और इसके अंदर कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाती है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड। उसके अलावा कंपनी प्रोडक्ट आउट लाइसेंसिंग का काम करती है। साथ साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके अंदर हम बात की कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। कॉन्सेप्शन से लेकर कॉमर्शलाइजेशन तक सारी सर्विस कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए देती है। उसके अलावा बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर कंपनी को यूएस और यूरोप की मार्केट से 75% का रेवेन्यू आता है, यानी कि जो टोटल 85% कंपनी को आ रहा है वहां से 75% पैसा जो है वो यूरोप और यूएस की कंपनी से आता है। सिर्फ इंडिया में 10% कंपनी का रेवेन्यू आता है। ऐसी बात करें कंपनी के सेकंड बिजनेस सेगमेंट यानी एपीआई की, तो यहां से कंपनी को 15% का रेवेन्यू आता है। और इसके अंदर भी काफी सारे प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है। इसमें कंपनी पेनिसिलिन बनाती है, उसके अलावा एंटी रेट्रोवाइटल मेडिसिन है, एंटी इन्फेक्टिव है, और उसके अलावा बहुत सारे अलग नॉन बीटा लैक्टैम्स हैं जो कंपनी इस सेगमेंट के अंदर बनाती है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी ने 44 एपीआईज फाइल करी हैं, जिसमें से 17 यूएस डीएमएफ हैं, उसके अलावा 9 कनाडा में हैं, और बाकी सारे जो एपीआईज फाइल करें वो कंपनी ने यूरोपियन कंट्रीज में करे हैं। तो कुल मिला के दोनों ही सेगमेंट बात करें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना कंपनी करती है। साथ में बात करें कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो यूरोप और अमेरिका के अलावा टोटल कंपनी 150 कंट्रीज में अपना माल सप्लाई करती है, बनाती है, सारे ऑपरेशंस करती है। और टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 90% पार्ट जो है कंपनी को इंटरनेशनल ऑपरेशन से ही आता है। मतलब कंपनी इंडिया की है लेकिन ज्यादातर बिजनेस कंपनी का यूएस, यूरोप और दूसरी कंट्रीज में है, वहां से ही कंपनी को मेनली रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के पेटेंट्स की और फाइलिंग्स की, तो काफ़ी अच्छे कंपनी के पास पेटेंट्स हैं, यूएस में भी, यूरोप में भी और अलग कंट्रीज में भी। यहाँ बात करें तो 31 मार्च 2022 तक हम डेटा चेक करें तो कंपनी अपने यूएस एफडीए के साथ में 727 एएनडीएस कंपनी फाइल कर चुकी है, 261 डीएमएफ हैं और 792 पेटेंट एप्लीकेशंस हैं जो कंपनी यूएस एफडीए के साथ में फाइल कर चुकी है अब तक टोटल। उसके अलावा बात करें यूरोपियन कंट्रीज की और दूसरी कंट्रीज की, तो इसमें कंपनी 4164 यानी कि 4164 डॉसर्स हैं जो कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं इन सारी कंट्रीज में। तो कंपनी काफ़ी अच्छे पेटेंट्स और फाइलिंग होल्ड करती है और इसी के बिहाफ पे जो है कंपनी का बिजनेस आज के में काफ़ी अच्छे से रन होता है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो कंपनी बहुत सारे की थेरेपिकल एरियाज में अपने अच्छे प्रोडक्ट्स होल्ड करती है। इसमें से कुछ हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर है, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी डायबिटीज
और एंटीबायोटिक्स, इन सारे थेरेपीज एरिया में कंपनी काफ़ी अच्छे अपने प्रोडक्ट जो वो होल्ड करती है। उसके अलावा भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 22 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इन सारे एरियाज के अंदर, तो प्रोडक्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके बाद बात करें कंपनी की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो कंपनी के पास टोटल 24 मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग की यूनिट्स हैं। उसमें इंडिया में 21 है, एक पुर्तगाल में है, एक ब्राज़ील, एक पुएर्टो रिको में, यहाँ पे कंपनी के पास में एक यूनिट्स हैं। और बात करें इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो इनके पास में बहुत सारे जो प्रोमिनेंट रेगुलेटरीज हैं वहाँ से सबके से अप्रूवल है यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ के कंपनी के पास में जो अप्रूवल्स हैं उसमें से कुछ हैं यूएस एफडीए, तो यूएस एफडीए से कंपनी के पास अप्रूवल है। उसके अलावा EDQM यूरोप वाली हो गई, उसके अलावा UK MHRA, TGA ऑस्ट्रेलिया, WHO, हेल्थ कनाडा, जापान PDMA और बहुत सारी अलग अलग बॉडीज से, अलग अलग कंट्रीज की जो रेगुलेटरी बॉडीज है वहां से कंपनियों से अप्रूवल है और उसी के हिसाब से उन्हीं की सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी अपनी सारी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा एक और एरिया पे हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ बता दें कंपनी के पास में 9 R&D सेंटर्स हैं, जिसमें से 5 इंडिया में हैं और 4 US में हैं, जहां से कंपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करती है और उसी के थ्रू कंपनी नए नए पेटेंट्स और जो फाइलिंग्स है वो अपनी करती है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम पे और लगभग 7% अमाउंट ये बनता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू का। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑपरेशंस पे भी खर्च करती है, जिससे कंपनी अपने आने वाले जो भी बिजनेस है उसको भी अच्छे से मैनेज कर सके, साथ साथ कंपनी ग्रोथ की तरफ भी जाती रहे। तो इस तरह से हम कुल मिला के कंपनी का प्रोफाइल देखें तो काफ़ी अच्छे से हमने देख लिया कंपनी यूएस में, यूरोप में काफ़ी अच्छे से जो फाइलिंग्स हैं उनको होल्ड करती है, साथ साथ कंपनी की मार्केट पोजीशन काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे एरियाज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो बनाती है और इंटीग्रेटेड सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिला के हम बिजनेस वाइज अगर कंपनी को चेक करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी आज की कंपनी दिखाई दे रही है। तो बिजनेस वाइज तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ये आज की डेट में है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी वाले और ज़्यादा डिटेल मिल सके। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर है जिसको कंपनी को चेक करते हैं और वो है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू के इंक्रीज होने से हमें ये पता लगता है कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। 2018 में 16,000 करोड़ रुपए, 2019 में 19,000, फिर 23,000, 24,000, 2022 में थोड़ा सा 2021 में वाले डिक्लाइन आया है। यहाँ पे 2021 में 24,000 करोड़ थे और 2022 में 23,000 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू आए हैं। लेकिन फिर हम देखें तो पिछले 4 साल से लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे थे। इसके बाद बात करें कंपनी के, ये तो हमने देख लिया नंबर्स। इसके बाद बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ के CAGR की, तो पिछले 5 साल से कंपनी 9% के CAGR से ग्रोथ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है कि कंपनी में हर साल ग्रोथ 9% की आ रही है। तो ये देखें तो इस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी 20%, 21% का काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। और इस अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें ये पता लगता है कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, काफ़ी सस्ते से दाम पे खरीदती है, साथ साथ कंपनी अपनी प्राइसिंग भी अच्छी रख पा रही है, जिस वजह से कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट है और जो मार्केटिंग है उसके भी सारे खर्चे आ जाते हैं। तो कंपनी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रही है, ये चीज़ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पता लगती है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है अपने सेगमेंट के हिसाब से। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो वह है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखें तो कंपनी 2400 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ रुपए का लगभग एवरेज जो है एक यहाँ पे बना के हर साल रख रही है। 25-26 करोड़ के आसपास का हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। 2021 में जरूर 5,300 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है, लेकिन वो 3,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट था। अदरवाइज देखें तो वही 2500-2700 की करोड़ की रेंज में हर साल कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना नेट प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है।
अगर हम इसकी ग्रोथ को CAGR के हिसाब से देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का CAGR है वो कम है। यहाँ पे कंपनी पिछले 5 साल में अपने प्रॉफिट में सिर्फ 3% के CAGR से ग्रोथ दिखाई है। अदरवाइज देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फ्लैट सही है, यानी कि स्टेबल कंपनी अपना नेट प्रॉफिट रख रही है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी को मैं नेट प्रॉफिट या फ्री कैश फ्लो वैल्यू करना ज़्यादा पसंद करता हूं, या फ्री कैश फ्लो चेक करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो वो अमाउंट होता है जो एक इन्वेस्टर या एक बिजनेस का ओनर अपने घर पैसा लेके जा सकता है। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन कई बार कंपनी को पैसा अपना वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है और सारा पैसा अपने लिए या ओनर के लिए नहीं बचता है। और कई बार क्या होता है, नेट प्रॉफिट होने के बावजूद भी सारा पैसा नहीं मिलता, कुछ बैड डेट्स भी हो जाते हैं। तो जो फ्री कैश फ्लो है वो हमें ज़्यादा बेटर पिक्चर किसी कंपनी को दे सकता है कि हाँ भाई कंपनी मैच्योर है या अभी बार बार पैसा अपना वापस इन्वेस्ट कर देती है। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि कंपनी सारे खर्चे करने के बाद, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी सब चीज़ें रिजर्व सब बनाने के बाद भी कंपनी के पास पैसा बचता है, तो काफ़ी अच्छा साइन है, उसको कंपनी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ देखें तो पिछले 3 साल से तो काफ़ी अच्छा कंपनी 1400 करोड़ पे 3000 करोड़ पे आसपास का काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो मेंटेन कर पा रही है। तो इस पैरामीटर के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बात करें अगले हमारे पैरामीटर तो है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे देखें तो डिविडेंड पे आउट के हिसाब से कंपनी कोई खास डिविडेंड पे नहीं करती है अपने इन्वेस्टर्स को। 6%, 4% ज़्यादातर कंपनी ने यही दिया है। 2022 के अंदर जरूर कंपनी ने 20% का डिविडेंड पे किया है, अदरवाइज कंपनी 5-6% का डिविडेंड देती है। कोई खास डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी ये नहीं है। उसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी ने कितना अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और लोन लेके कितना पैसा कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उतना ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आता है, प्लस वो पैसा भी वापस करना पड़ता है जो बिजनेस में कंपनी लगा चुकी है। तो अगर कोई कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो एक हाई रिस्क कंपनी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0.18, यानी कि कंपनी अपनी इक्विटी के अगेंस्ट सिर्फ 18% का डेट होल्ड करती है, बाकी सारा कंपनी ने खुद का पैसा लगा हुआ है। तो कोई खास डेट कंपनी के पास में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी ने लोन अपना लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कितना गुना यानी कितने टाइम्स पैसा उसके पास अवेलेबल है, जिससे वो आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है 43 टाइम्स, यानी कि जो कंपनी ने इंटरेस्ट हर साल पे करना है उसका 43 टाइम्स पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कोई भी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जल्दी से इंटरेस्ट पेमेंट करने में। उसके बाद बात करें अगले हमारे पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि 2 तरह की कैपिटल होती है, एक होता है डेट, एक होती है इक्विटी। तो जो इन्वेस्टर, जैसे हम आज अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है कंपनी उस पैसे के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहां देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी है 12% का, और पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो वो है 17% का। यानी कि अगर 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो पिछले साल का 12% है, लेकिन पिछले 5 साल का एवरेज 17% का है, तो ये भी काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। तो इस तरह से कुल मिला के अगर हम देखें कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल, तो कंपनी को हम बिल्कुल पॉजिटिव में लेंगे। अच्छे फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के पास में, क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट स्टेबल है, साथ साथ कंपनी कोई खास जो है वो डेट भी होल्ड नहीं करती, और साथ साथ कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स कंपनी के पास में आज के डेट में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज के डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बन रही है। और मैं आपको बता दूं मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मैसेज आए थे कि वैल्यूएशन आप कैसे करते हैं, उसकी एक अलग से वीडियो बना के हमें दे दीजिए। तो अभी बहुत जल्दी मैं वो वीडियो बनाने वाला हूं और वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसको देख के आप सीख सकते हैं कि आप खुद से कैसे किसी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपनी ऑरबिंदो फार्मा के बारे में। तो पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखें तो 2020 में कंपनी के पास था 2,950 करोड़ रुपए,
2021 में 1455 करोड़ रुपए और 2022 में 2312 करोड़ रुपए। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 2240 करोड़ रुपए, यानी कि ऑरबिंदो फार्मा हर साल लगभग 2240 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, यानी कि वो पैसा जो कंपनी के ओनर्स अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो अगर हमें सारा का सारा पैसा 2240 करोड़ रुपए चाहिए या तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये होती है वैल्यूएशन का मेथड। तो 2240 करोड़ रुपए जो कंपनी अपना जनरेट कर रही है फ्री कैश फ्लो, उसके हिसाब से पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 1,12,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर हम 1,12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 2240 करोड़ रुपए हर साल हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मतलब होता है इसकी वैल्यूएशन का, फ्री कैश फ्लो के ऊपर जो वैल्यूएशन करते हैं। अब ये तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू। तो हमें पूरी कंपनी पूरी कंपनी तो खरीदनी नहीं, अभी कुछ शेयर खरीदने हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हम पर शेयर के साथ निकालते हैं तो आता है 1900 रुपये पर शेयर, यानी कि अगर हम 1900 रुपये पर शेयर हिसाब से आज के डेट में ऑरबिंदो फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। जो भी कंपनी के पेटेंट्स हैं या कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, नेट प्रॉफिट का पास रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे या ना करे, तो उसके लिए हमें अपना पहले से जो रिस्क है वो मैनेज करके चलना चाहिए, और उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी, वो आई थी 1900 पर शेयर, और उसके हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि 50% वैल्यू हो गई 950 रुपये। तो अगर हम 950 रुपये पर शेयर के हिसाब से ऑरबिंदो फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी सस्ते दामों पर खरीदेंगे और साथ साथ अपने रिस्क को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की कंपनी का क्या करंट शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप बता दें, आज की डेट कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 447 रुपये, यानी कि 450 रुपये के आसपास। तो हमने जो फेयर वैल्यू निकाली थी वो थी 1900 करोड़ रुपए, 1900 पर शेयर, उससे आधी यानी कि मार्जिन सेफ्टी होगी 950 रुपये, और कंपनी उससे भी 50% 450 के आसपास आज की डेट में अवेलेबल है। तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 25% पे अवेलेबल है। जो हम 50% की मार्जिन सेफ्टी मांगते हैं उसकी जगह कंपनी का 75% मार्जिन सेफ्टी या 75% डिस्काउंट पे आज की डेट में अवेलेबल है। एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे अच्छे अच्छे पेटेंट्स होल्ड करती है, मार्केट पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल हमने चेक कर लिए सब अच्छे हैं, फिर भी आज की कंपनी में काफ़ी सस्ते दाम मिल रही है। और उसका जो मेन रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि जो यूएस के अंदर बात हो रही है कि रिसेशन आने वाले हैं, कुछ ना कुछ यूरोप की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्योंकि कंपनी का सारा बिजनेस डिपेंडेंसी यूएस पे, यूरोप पे है, इंडिया में तो बिजनेस है नहीं, यहाँ बनती जरूर है सारी चीज़ें लेकिन बिकती तो बाहर ही हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में सेंटीमेंट डाउन हो रखे हैं, इसीलिए कंपनी आज में काफ़ी सस्ते दामों पे मिल रही है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, आप खुद से अपना होमवर्क कीजिए। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो हमसे रह गई हो, आपको बताने कोई नेगेटिव पॉइंट कंपनी का कोई रह गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप खुद भी रिसर्च कीजिए और फिर अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन आपको बता दिया कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और साथ साथ कंपनी काफ़ी सस्ते दामों पे भी आज में अवेलेबल हो रही है। तो इसलिए आशा करते हैं आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल मिल गई होंगी। आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।